हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस कोर्स की हमने स्टार्टिंग की है क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके साथ। और हम इसके चैप्टर 8 में पहुंच चुके हैं। चैप्टर 8वें की हम लोग बात कर रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक संरचनाओं के ऊपर है, और आज इसके रहने वाला है पार्ट 3। ठीक है, हमने पिछले जो 2 पार्ट्स हैं उनमें यह समझा कि पहली बात तो कि इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक संरचनाएं क्या होती हैं। हमने देखा कि वो जो मेन एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए वो सपोर्ट एक्टिविटीज या सहायक एक्टिविटीज का काम करती है। ठीक है, पहली चीज हमने ये समझी। और पिछले पार्ट में हमने स्पेसिफिकली अपना जो ध्यान था वो पूरा का पूरा केंद्रित कर रखा था एनर्जी यानी कि ऊर्जा के सेक्टर की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम जो है वो बात करेंगे हेल्थ सेक्टर को लेकर। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजुकेशन को लेकर हम लोग जो बात है वो अपने चैप्टर 5, जहां पर हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया यानी कि भारत में मानव पूंजी के निर्माण को लेकर जो चैप्टर था वहां पर एजुकेशन को लेकर हमने बात कर ली है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको चीजें पसंद आ रही हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजों को शेयर करें। कम से कम 10 लोगों के बीच में चीजों को आप लोग जरूर शेयर करें। ठीक है, हमें लग रहा है कि आप लोगों की तरफ से शेयर जो है वो थोड़ा सा कम किए जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो प्लीज चीजों को अपने तक सीमित ना रखें, शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि इस तरीके के कुछ इनिशिएटिव है जो इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर चल रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स उसका फायदा उठा सके। ठीक है, और बाकी जो लोग यहाँ पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आप लोगों से भी बिल्कुल मिस ना हो। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा है कि कल से हम लोगों ने एक थोड़ा सा नई चीज स्टार्ट की है जो सीआर क्विज का कंसेप्ट है, दैट इज चैप्टर रिवीजन क्विज। धीमे धीमे करके वो हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के लिए हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें समय जरूर लगेगा उसमें, क्योंकि हमारे पास, जैसे मैं आपको रोज बताता हूँ कि हमारे पास मैन पावर की थोड़ा सा कमी है। वी डोंट हैव टू मेनी पीपल टू वर्क ऑन, और सब कुछ बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खुद ही करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ कि आप लोगों के सहयोग की हमें ज़रूरत है। आप जितना भी अगर इस मिशन में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे तो उसका फायदा जो है वो आप लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग पे कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को यूपीआई आईडी की अगर ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पर मेंशन है, okul@axis बैंक। और बाकी अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने के लिए इच्छुक है तो उनके लिए भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो प्लीज़ जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार इस मिशन में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए, हमारा साथ देने की, सहयोग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है वो आप लोगों को ही मिलेगा। आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी और सारे क्विजेज़ वगैरह, नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों का साथ हमें ज़रूर चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, लेक्चर। चलते हैं बुक की तरफ। देखिए, थोड़ा सा लंबा पार्ट आज का रह सकता है क्योंकि हेल्थ के बारे में जो है वो काफ़ी कुछ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इसको हम आज कंप्लीट कर लें, और हम नहीं चाहते कि इसको फिर, मतलब एक हेल्थ है तो उसको भी हम 2 पार्ट में लेके चले, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आज लेक्चर लंबा हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या लिखा गया हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ऑल्सो द एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। यानी कि हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हेल्दी है। ठीक है, हेल्दी का मतलब यह है कि एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल, वो अपनी जो पोटेंशियल है उसकी, वो उसको किस तरीके से रियलाइज कर सकता है, दैट इज हेल्थ। ठीक है, इट इज अ यार्डस्टिक ऑफ वंस वेल बीइंग। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो वेल बीइंग है, ठीक है, उसका यार्डस्टिक है या उसका एक पैमाना है। हेल्थ इज द होलिस्टिक प्रोसेस रिलेटेड टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है, ओवरऑल जो हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन की, तो हेल्थ उसके लिए एक होलिस्टिक प्रोसेस भी है। Though the 20th century has seen a global transformation in human health unmatched in history, it may be difficult to define the health status of a nation in terms of single set of measures. ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि हालांकि जो 20वीं शताब्दी है उसमें क्या हुआ है कि ह्यूमन हेल्थ के सेक्टर में अगर हम बात करें तो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन आया है, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो है वो काफी सारे परिवर्तन हुए हैं, और वो ऐसे परिवर्तन है जो अनमैच्ड इन हिस्ट्री है, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि पहले कभी नहीं हुए थे। ठीक है, इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे, इस तरीके के कुछ परिवर्तन हुए हैं। लेकिन फिर भी यहां पर यह है कि किसी भी नेशन का, यानी कि किसी भी देश का जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम सिंगल सेट ऑफ मेजर्स, यानी कि कुछ चुनिंदा मेजर्स के आधार पर उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जनरली जो स्कॉलर्स हैं वो क्या बोलते हैं, दे असेस पीपल्स हेल्थ बाय टेकिंग इनटू अकाउंट इंडिकेटर्स like infant mortality and maternal mortality rates, life expectancy and nutritional levels, along with the incidence of communicable and non-communicable diseases. ठीक है, जो बेसिकली स्कॉलर्स हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो लोगों की हेल्थ, पीपल की हेल्थ को किस तरीके से असेस करते हैं।
ठीक है, वो कुछ फैक्टर्स, कुछ इंडिकेटर्स लेके चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर वो मर जाता है तो दैट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, इसी तरीके से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है कि जब कोई विमेन अगर बच्चे को बर्थ देने के बाद या ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ या फिर आफ्टर उसके अगर वो मर जाती है तो दैट इज नोन एज मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि कौन कितने समय तक जीवित रहता है, किसकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी या एज कितनी है। न्यूट्रिशनल लेवल का मतलब तो वही है कि पोषण कितना मिल रहा है, पोषण का स्तर क्या है, और साथ ही साथ जो इंसिडेंस है किसके, कम्युनिकेबल डिजीज के और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के, इन सब का इंडिकेटर्स को लिया गया है और इन्हीं सब चीजों के आधार पर क्या है कि लोगों की हेल्थ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है या एसेस किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंश्योर्स अ कंट्री ऑफ हेल्दी मैन पावर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि अगर किसी देश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो आधारित संरचनाएं हैं, अगर उनका विकास हो रहा है, अगर उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो क्या इंश्योर करेगा, वो चीज ये सुनिश्चित करेगी कि वो जो देश है वहां पर हेल्दी मैन पावर जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, और हेल्दी मैन पावर होगी तो उससे क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट पीपल आर एंटाइटल्ड टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि आज के समय में जो लोग हैं दे आर एंटाइटल्ड टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज का मतलब है कि उन लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, वो उसके हकदार हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द राइट टू हेल्दी लिविंग। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक जो है राइट टू हेल्दी लिविंग, मतलब लोगों का जो अधिकार है हेल्दी लिविंग के लिए, वो सुनिश्चित करवाए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या इंक्लूड करता है, देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड करता है हॉस्पिटल्स, जो अस्पताल वगैरह है वो, जो डॉक्टर्स हैं वहां पर वो, जो नर्सेज हैं, और जो अदर पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। पैरामेडिकल प्रोफेशनल जैसे कि आप मान लीजिए फार्मेसी रिलेटेड लोग हैं, टेस्ट हमारे जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं वो सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद जो बेड्स हैं, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल्स एंड अ वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब आप लोगों को पता है जो दवाई वगैरह से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है। ठीक है, it is also true that mere presence of health infrastructure is not sufficient to have healthy people. The same should be accessible to all people. ठीक है, तो यहां पर पहली बात तो ये लिखी गई है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है। उसके बाद यहां पर ये लिखा गया है कि सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेजेंट होना, ठीक है, वही काफी नहीं है, वही पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए कि इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल पीपल। सभी लोगों तक इसकी जो पहुंच है वो होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सभी लोगों को इसका जो फायदा है वो समान रूप से मिलना चाहिए। Since the initial stages of plan development, policymakers envisaged that no individual should fail to secure medical care, curative and preventive, because of the inability to pay for it. But are we able to achieve this vision? ठीक है, तो बेसिकली यहां पर यह लिखा गया है कि जो हमारा शुरुआती दौर था, जो हमने प्लान डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जब देश आजाद हुआ था उसके बाद, तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, जो नीतिकार थे, उनका ये मतलब विजन था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो हेल्थ मतलब मेडिकल केयर के बिना नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चाहे वो क्यूरेटिव हो या फिर प्रिवेंटिव हो। क्यूरेटिव का मतलब है कि जब आप एक बार बीमार हो गए तो उसमें जब आपको क्योर करने के लिए, आपका इलाज करने के लिए जो मेडिकल केयर या हेल्थ केयर की जरूरत है वो, और प्रिवेंटिव का मतलब है कि जैसे वैक्सीन वगैरह से संबंधित जो है कि अगर मान लीजिए किसी बीमारी से बचाने के लिए पहले ही उसकी वैक्सीन या टीकाकरण करना चाहिए, करा जा रहा है, तो वो भी सुविधा जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए और हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जो है, कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और क्यों, अगर वो बेसिकली अगर वो उसके लिए पे नहीं भी कर सकते हैं तब भी, मतलब आप कह सकते हैं कि सरकार का ये जो पॉलिसी मेकर है, जो नीतिकार है, उनका ये मानना था कि ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, ये जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज हैं, ये इतनी ज्यादा अफोर्डेबल होनी चाहिए कि सभी लोगों तक इसकी पहुंच जो है वो होनी चाहिए। लेकिन आर वी एबल टू अचीव दिस विजन, क्या हम इस विजन को अचीव कर पाए हैं? ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि यहां पर स्टेटस क्या है। चलिए आगे देखते हैं स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या जो स्वास्थ्य संबंधी आधारित संरचना है उसका स्टेट क्या है। देखिए, द गवर्नमेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू गाइड एंड रेगुलेट ऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सच एज मेडिकल एजुकेशन, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ड्रग्स एंड पॉइजन्स, मेडिकल प्रोफेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेंटल डेफिशिएंसी एंड लुनेसी। ठीक है, गवर्नमेंट का बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, यानी कि ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है सरकार की। और संवैधानिक जिम्मेदारी है ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो हमारे संविधान में डीपीएसपी मेंशन है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको बोला जाता है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। उसमें अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 39 का जो ई क्लॉज है वहां पर हेल्थ केयर के बारे में लिखा गया है। ठीक है,
तो इसलिए लिखा गया है कि सरकार की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है या एक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो सभी लोगों तक क्या है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह है, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए गाइड करें और उनको रेगुलेट करें। रेगुलेट करने का मतलब है उसको नियामक, ठीक है, उसको नियमित करें। क्या क्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि मेडिकल एजुकेशन, कि स्वास्थ्य संबंधी जो शिक्षा है वो प्रदान की जाए। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, यानी कि जो खाने में मिलावट वगैरह है वो, ड्रग्स एंड पॉइजन्स के लेकर बात है। मेडिकल प्रोफेशन को लेकर बात है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है वो, मेंटल डेफिशिएंसी और लूनेसी। लूनेसी इज समथिंग रिलेटेड टू योर मैडनेस, ठीक है, पागलपन से संबंधित वर्ड है ये लूनेसी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो काम है वो गवर्नमेंट का काम है, इन चीजों को रेगुलेट करना, इस तरीके के इश्यूज को, ठीक। यूनियन गवर्नमेंट इवॉल्व्स ब्रॉड पॉलिसीज एंड प्लान्स थ्रू दी सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो जो हमारी केंद्र सरकार है वो क्या करती है, वो पॉलिसी बनाती है और प्लान करती है, किसके थ्रू, दैट इज योर सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद है उसके थ्रू ये चीजें जो है वो की जाती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ये, इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड रेंडर्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर बॉडीज फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स इन द कंट्री। तो इसमें क्या करा जाता है कि जानकारी इकट्ठा की जाती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उसके बाद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, यानी कि वित्तीय और तकनीकी जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जाती है। किस किस को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी कि राज्य सरकारों को, जो यूनियन टेरिटरीज है उनको, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सरकारों को, और अदर बॉडीज, इस तरीके की जो और मतलब बॉडीज हैं जो इस काम में करती हैं, जो इस काम से संबंधित है, उनको पैसा वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो जितने भी इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करा सके या उनको लागू करा सके, ठीक है। ओवर द इयर्स इंडिया हैज बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। मतलब बीते कुछ सालों में इंडिया ने क्या करा है, भारत ने वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और मैन पावर जो है वो डेवलप कर ली है हर स्तर पर, अलग अलग स्तर पर, ठीक है। एट द विलेज लेवल की हम बात करें तो वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल्स, टेक्निकली नोन एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल्स, अगर हम स्पेशली बात करें विलेज की, यानी कि गांवों की बात करें, तो वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, यानी कि प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया है। India has also set up a large number of hospitals run by voluntary agencies and the private sector, ठीक है। कुछ voluntary agencies है, यानी कि जो खुद अपनी स्वेच्छा से ये काम कर रही हैं, और बाकी कुछ प्राइवेट सेक्टर है जिन्होंने भी ये चीजें करी हैं, मतलब एस्टेब्लिश वगैरह जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किए हैं। These hospitals are manned by professionals and paramedical professionals trained in medical, pharmacy and nursing colleges। तो इन लोगों में काम, इन जगहों में काम कौन कर रहे हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज में से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए कुछ डेटा दिया गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन द फिजिकल प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। फिजिकल प्रोविजन जो है हेल्थ सर्विसेज के, उनमें काफी सिग्निफिकेंट एक एक्सपेंशन हुआ है, इनका काफी सिग्निफिकेंट विस्तार हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद से। अगर हम बात करते हैं 1951 से 2018 के बीच में, तो नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज जो है मिला के वो बढ़ गई है 9,300 से लेकर 53,800, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो आप समझते हैं सरकारी अस्पताल जो है, डिस्पेंसरीज होती है जो आपके मेडिकल शॉप्स वगैरह है वो, ठीक है। और जो हॉस्पिटल के बेड है वो 1.2 से 7.1 लाख, यानी कि 1,20,000 हुआ करते थे, ये आज की डेट में 7,10,000 हो गए, 2018 तक की बात की जा रही है। ऑल्सो द नर्सिंग पर्सनल इंक्रीज्ड फ्रॉम 18,000 टू 30 लाख एंड एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो 62,000 से 11.5 लाख हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा जो है कंपेयर किया गया है 1951 से 2018 के बीच में, ठीक है। इसके बाद आगे देख लीजिए क्या दिया गया है, द एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिजल्टेड इन द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, गिनिया वॉर्म्स एंड नियर इरेडिकेशन ऑफ लेप्रेसी एंड पोलियो। कुछ तरीके की बीमारियां जो है उनको पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, गिनिया वॉर्म्स है, ठीक है। गिनिया वॉर्म्स बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या है कि एक वॉर्म होता है वो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, और बेसिकली ये अफ्रीकन कंट्रीज में काफी ज्यादा पाई जाती है बीमारी, ठीक है, गिनिया वॉर्म्स। तो ये इरेडिकेट हो चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें पोलियो जैसी बीमारी की या लिप्रेसी जैसी बीमारी की, तो ये भी क्या है कि अब नियर इरेडिकेशन है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर ये भी पहुंच चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। रिसेंट टाइम्स में हम बात करें, व्हाइल द पब्लिक हेल्थ सेक्टर हैज नॉट बीन सो सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग द गुड्स अबाउट विच वी विल स्टडी मोर इन द नेक्स्ट सेक्शन, प्राइवेट सेक्टर हैज ग्रोन अप
ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, तो यहां पर यह बात की जा रही है कि पिछले कुछ समय में क्या हुआ है कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, मतलब जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है, वो सुविधाएं वगैरह देने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो प्राइवेट सेक्टर ने जो है वो काफी ज्यादा तरक्की यहां पर की है और प्राइवेट सेक्टर ने काफी ज्यादा इस फील्ड में अपना योगदान दिया है। स्टडी ये रिपोर्ट करती है कि मोर देन 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया जो है वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा ही रन किए जाते हैं। मोर देन 70%, ठीक है, यानी कि हर 10 में से 7। दे कंट्रोल नियरली 2/5 ऑफ द बेड्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। जो हमारे 2/5 यानी कि जो 40% बेड्स हैं ओवरऑल में से, वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं। Nearly 60% of the dispensaries are run by the same private sector। 60% जो dispensaries है वो भी प्राइवेट सेक्टर द्वारा रन की जाती है। एंड दे प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर 80% ऑफ आउट पेशेंट्स एंड 46% ऑफ इन पेशेंट्स। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है कि 80% आउट पेशेंट्स को और 46% जो है इन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, इनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आउट पेशेंट्स का मतलब वो होता है जिनको, मान लीजिए आप कभी बीमार होते हैं, ठीक है, आपको हल्का फुल्का बीमार होते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास, किसी क्लिनिक के पास जाते हैं, तो आप वहां पर जाते हैं, उससे दवाई लिखवाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और घर आ जाते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज आउट पेशेंट, यानी कि जिसमें आप कह सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल में ओवरनाइट स्टे, ओवरनाइट, एटलीस्ट ओवरनाइट, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं एटलीस्ट ओवरनाइट स्टे इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और जिसमें कम से कम एक रात के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, दैट इज नोन एज योर इन पेशेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स क्या है। तो यहां पर लिखा गया है कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो आपका 80% आउट पेशेंट जो टोटल होते हैं उसमें से 80% प्राइवेट केयर, जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो हैंडल कर रही है, और जो टोटल इन पेशेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनको कम से कम एक रात के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, ठीक है, उनमें से टोटल में से 46% जो है वो भी प्राइवेट द्वारा ही हैंडल किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन रिसेंट टाइम्स private sector has been playing a dominant role in medical education and training, medical technology and diagnostics, manufacturing and sales of pharmaceuticals, hospital construction and the provision of medical services। ठीक है, तो पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन सारे क्षेत्रों में भी काम कर रहा है। 2001-2 की बात करें तो देयर वर मोर देन 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेस एम्प्लॉइंग 22 लाख पीपल। मोर देन 80% ऑफ देम आर सिंगल पर्सन ओन्ड एंड आर ऑपरेटेड बाय वन पर्सन ओकेजनली एम्प्लॉइंग अ हायर्ड वर्कर। ठीक है, तो 2001-2002 की अगर हम बात करें तो 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेस थे। ठीक है, जिनमें 22 लाख लोग काम कर रहे थे, जिनमें से 80% ऐसे थे कि जिनको एक व्यक्ति ही चला रहा था। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट क्लिनिक किसी ने खोल रखा है, तो वहां पर जनरली आप देखते हैं कि क्या होता है, एक तो डॉक्टर होता है, मतलब जो इसका खुद का वो क्लिनिक होता है, प्लस ज्यादा से ज्यादा वहां पर उसका एक कंपाउंडर होता है ना। कंपाउंडर वर्ड आप समझते हैं, ठीक है, तो एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर होता है, इससे ज्यादा वहां पर कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यही लिखा गया है कि 80% जो है वो जनरली ऐसे हैं जो सिंगल पर्सन द्वारा ओन किए जाते हैं। Scholars point out that the private sector in India has grown independently without any major regulation। तो स्कॉलर्स ये बोलते हैं, जो शिक्षाविद हैं वो ये बोलते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है भारत में वो अपने आप यानी कि इंडिपेंडेंटली ग्रो किया है विदाउट एनी मेजर रेगुलेशन, यानी कि कोई बहुत बड़ा रेगुलेशन, कोई नियामक यहां पर इनके लिए नहीं है। तो सम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स आर नॉट इवन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स एंड आर नोन एज क्वैक्स। तो कोई इनको देखने वाला नहीं है, तो इसलिए काफी सारे जो ऐसे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वो रजिस्टर्ड डॉक्टर के तरीके से क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है, और इसीलिए उनको बोला जाता है क्वैक्स। क्वैक्स का मतलब होता है जो फर्जी डॉक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वैक्स। ठीक है, फर्जी जो होते हैं, फेक, ठीक है, फेक लिख लेते हैं इसको, फेक डॉक्टर्स वगैरह जो है उनको बुलाता है क्वैक, जिनके पास बेसिकली कोई मतलब कोई इस तरीके का लाइसेंस नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सके, लेकिन वो अपना थोड़ा बहुत इधर उधर का ज्ञान लेके चीजें जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। Since the 1990s, owing to liberalization measures, many non-resident Indians and industrial and pharmaceutical companies have set up state-of-the-art super specialty hospital to attract India's rich and medical tourists। ठीक है, तो 1990 के बाद क्या हुआ है कि जब से लिबरलाइजेशन मेजर्स आए थे, लिबरलाइजेशन मेजर्स में क्या था कि जो हमारी मार्केट थी वो बाहर वाले लोगों के लिए ओपन कर दी गई थी। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस वगैरह थी कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री वगैरह खोलनी है तो उसके लिए लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था, लेकिन लिबरलाइजेशन में यही किया गया था कि जो आपकी मार्केट है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई है और वो विदेशी के लिए, फॉरेनर्स के लिए भी जो है वो ओपन कर दी गई थी। ठीक है,
तो इसके बाद क्या हुआ है, जब से ये हुआ है तो उसके बाद से जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है और जो इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यानी कि काफी जो मॉडर्न सुविधा से लेस हॉस्पिटल है वो यहां पर बनाए हैं। और वो क्यों बनाए हैं, ताकि वो जो इंडिया के रिच लोग हैं उनको अट्रैक्ट कर सके और जो मेडिकल टूरिस्ट हैं उनको, मेडिकल टूरिस्ट वो होते हैं जो किसी विदेश से इंडिया में अगर आ रहे हैं कोई अपना मेडिकल मतलब मेडिकल सुविधाओं लेने के लिए, ठीक है, मतलब अपना मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के लिए अगर कोई इंडिया में आ रहा है बाहर से, तो दैट इज टर्म्ड एज अ मेडिकल टूरिस्ट, ठीक है, वो मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। और ये काफी ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मेडिकल टूरिज्म है ये काफी एक अच्छा सोर्स है इनकम का, ठीक है। अगर आपके देश में मान लीजिए मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं तो बाहर से अगर कोई लोग आके अपना यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। Do you think most people in India can get access to such super specialty hospitals? Why not? What could be done so that every person in India could access a decent quality healthcare? तो ये उस तरीके के स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए गए हैं वो जनरली जो अमीर आदमी है, जो रिच पीपल है उनके लिए और जो मेडिकल टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो लोग हैं, ठीक है, स्पेशली हम बात कर लें रूरल एरियाज के लोग हैं और इस तरीके के जो लोग हैं जो मतलब ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम है, तो वो इस तरीके के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न जो है काफ़ी, उनका फायदा वो लोग नहीं उठा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि व्हाट कुड बी डन सो दैट एवरी पर्सन इन इंडिया कुड एक्सेस आ डिसेंट क्वालिटी हेल्थ केयर, ठीक है। इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है इंडिया में उसको डिसेंट क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो मिल सके, उसकी पहुंच जो है वो डिसेंट क्वालिटी हेल्थ केयर तक हो सके, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में देखिए 6 सिस्टम्स होते हैं, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमारे पास 4095 आयुष हॉस्पिटल्स हैं एंड 27,951 डिस्पेंसरीज हैं एंड एज मेनी एज 8 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं इंडिया में। बट लिटिल हैज बीन डन टू सेट अप अ फ्रेमवर्क टू स्टैंडर्डाइज एजुकेशन और टू प्रमोट रिसर्च, ठीक है। यानी कि इतने ज्यादा लोग होने के बावजूद भी यहां पर जो हमारा फ्रेमवर्क है, ठीक है, हमने कोई ऐसा फ्रेमवर्क सेटअप नहीं किया है जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग अपनी जो एजुकेशन वगैरह है उसको स्टैंडर्डाइज कर सकें, ठीक है, और रिसर्च को प्रमोट कर सकें। ISMs have huge potential and can solve a large part of our healthcare problems because they are effective, safe and inexpensive. जो ISM है, जो हमारे ये मेडिसिन के सिस्टम्स हैं, इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये बेसिकली हमारे जो हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स हैं उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है ये सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इफेक्टिव है यानी कि कार्यकुशल है, सेफ है यानी कि सुरक्षित है, और इनएक्सपेंसिव है यानी कि ये सस्ते भी हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा उसका एक क्रिटिकल अप्रेजल हम लोग यहां पर ले लेते हैं। देखिए, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री कैन बी एक्सेस्ड थ्रू इंडिकेटर, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड न्यूट्रिशनल लेवल्स अलॉन्ग विद द इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इसमें से ये जो कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, और इंडिया की पोजीशन क्या है वो टेबल 8.4 में यहां पर दी गई है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें 2018 का डेटा दिया गया तो 30 है, चाइना में 7.4 है, यूएस में 5.6 है, श्रीलंका में 6.4 है। ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। अंडर 5 मोर्टेलिटी मतलब 5 साल से कम है, ये भी जितनी कम होनी चाहिए, मोर्टेलिटी रेट हमेशा कम होना चाहिए, दैट इज गुड फॉर द कंट्री, ठीक है। बर्थ बाय स्किल्ड अटेंडेंस, ये 81 है, ये 81 है, ये 99 है, ये 99 है, ठीक है। इसके बाद इन्फेंट्स इम्यूनाइज्ड, कि कितने लोगों में इम्यूनिटी है, उनको जो डीटीपी वगैरह जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, जो वैक्सीन वगैरह होती है वो दी जा रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग, अब गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो सिर्फ 3.7%, अपनी जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका सिर्फ 3.7% ही जो शिक्षा हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर जो है खर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यूएसए जहां 17% तक जो है वो अपने हेल्थ केयर में खर्च करता है जीडीपी का, इंडिया सिर्फ 3.7% कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें चाइना की और या हम बात कर लें श्रीलंका जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की, तो श्रीलंका में भी आप देख सकते हैं कि 3.9% है, कि इंडिया में ये काफी कम है। तो क्या इससे ये कहा जा सकता है कि इंडिया में बेसिकली हेल्थ को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। Scholars argue that there is a greater scope for the role of government in the health sector
For instance, the table shows expenditure on health sector as 3.7% of the total GDP. This is abysmally small as compared to other countries, both developed and developing. मैंने आपको दिखाया किस तरीके से श्रीलंका का भी जो है इंडिया से ज्यादा है, यूएस तो एक डेवलप्ड कंट्री है तो उसका तो ज्यादा है ही है, ठीक है। आगे देख लीजिए, one study points out that India has about 1/5 of the world's population, but it bears a frightening 20% of the global burden of diseases, ठीक है। जो इंडिया है वहां पर क्या है कि 1/5 यानी कि हमें पता है कि 20% के आसपास जो आबादी है वो हिंदुस्तान में ही है, इंडिया में ही है, और यहां पर 20% है किसका, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस का। ये क्या होता है देखिए, इट इज एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू गेज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज एज वेल एज द नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड बाय देम इन अ स्टेट ऑफ डिसेबिलिटी ओइंग टू द डिजीज, ठीक है। यानी कि जो जीबीडी है, दैट इज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है, ये किस तरीके का इंडिकेटर है जो एक्सपर्ट्स द्वारा यूज किया जाता है, और वो क्या मतलब गेज करता है, क्या चीज को मेजर करता है कि नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग ऐसे हैं जो प्री मैच्योरली डाई कर रहे हैं, मतलब अपनी उम्र पूरी होने से पहले डाई कर रहे हैं नेचुरल डेथ के बिना। मतलब नेचुरल डेथ अगर हो रही है, चलिए वो तो उम्र पूरी होने के बाद होगी सबकी, वो तो नेचुरल सी चीज है, ठीक है। लेकिन अगर नेचुरल डेथ नहीं है, प्री मैच्योर डेथ हो रही है, किसकी वजह से, या तो किसी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, या फिर अगर मान लीजिए किसी को किसी डिजीज की वजह से कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो उस डिसेबिलिटी के साथ कितने साल अपने गुजारता है, दैट इज ऑल्सो दैट इज मेजर, दैट इज इंक्लूडेड इन योर जीबीटी, दैट इज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। तो इंडिया में 20%, पूरे के पूरे विश्व का अगर हम बात करें तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जो है वो 20% उसका इंडिया में ही है, ठीक है। तो 2017 की एक स्टडी ये दिखाती है, nearly 2/3 of the GDP now known as total burden of disease was caused by non-communicable diseases। ये सारे के सारे non-communicable diseases से होती है, ठीक है, जैसे कि हार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, किडनी, ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल, डायरिया, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अदर कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस अकाउंट फॉर 1/6 ऑफ द टोटल डेथ्स इन इंडिया। ये सारी की सारी जो डिजीजेस हैं, ये भारत में जितनी भी टोटल मृत्यु होती है उसका 1/6 यानी कि 1/6, ठीक है, लगभग 16% के आसपास, 16.67% होता है ये, ठीक है। आउट ऑफ 4.1 मिलियन अर्ली डेथ्स अकरिंग ग्लोबली ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, 1.1 मिलियन जो है वो इंडिया में ही होती है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं लगभग 25% के आसपास, ठीक है। जो वायु प्रदूषण से जो आपका एयर पॉल्यूशन से लोगों की मृत्यु होती है 4.1 ग्लोबली, उसमें से 1.1 मिलियन जो है वो इंडिया में ही होती है। द प्रपोर्शन ऑफ डेथ्स अकर ड्यू टू कैंसर, कैंसर से 8% है, और बाकी जो इंजरीज वगैरह है उससे 11% है, हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, और ये चीजें जो है पिछले 2 दशकों से बढ़ रही हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो लेस देन 20% ऑफ द पॉपुलेशन यूटिलाइजेस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, यानी कि जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका फायदा सिर्फ 20% या उससे भी कम लोग जो है वो उठा पा रहे हैं। एक स्टडी ने यह बताया है कि ओनली 38% ऑफ द PHCs have required number of doctors and only 30% of the PHCs have sufficient stocks of medicine। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इनकी हालात कितने खराब हैं, इनकी हालत और हालात दोनों ही बहुत खराब हैं, कि जो हमारे पब्लिक हेल्थ, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर सिर्फ 38% ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त डॉक्टर हैं, और 30% ऐसे हैं जहां पर जो मेडिसिन है उनका सफिशिएंट स्टॉक है। अदरवाइज इनके पास इन चीजों की खुद में ही कमी है, तो ये लोगों की जो जरूरतें हैं, ठीक है, वो कैसे पूरी कर सकते हैं, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अर्बन रूरल एंड पुअर रिच डिवाइड। दो 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, ओनली 1/5 ऑफ इट्स हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, 70% तक जो इंडिया की आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो गांवों में ही रहती है, लेकिन जितने भी हॉस्पिटल्स इंडिया में टोटल हैं उसके सिर्फ 1/5 इज योर 20%, सिर्फ 20% ही ऐसे हैं वो जो रूरल एरिया में सेटअप है, और वो भी इंक्लूडिंग दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिलाकर। रूरल इंडिया हैज ओनली अबाउट हाफ द नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज भी यहां लगभग आधी हैं, यानी कि 50%, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, आउट ऑफ अबाउट 7.13 लाख बेड्स इन दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, 30% जो है वो रूरल एरियाज में है, ठीक है। 10 पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज डू नॉट हैव सफिशिएंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं कि 70% आबादी का जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है, और वहां पर सुविधाओं की कितना ज्यादा कमी है या अभाव है।
This has led to differences in the health status of the people. As far as hospitals are concerned, there are only 0.36 hospitals for every 1 lakh people in the rural areas. और जबकि अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में बात करें तो ये 3.6 हॉस्पिटल्स हैं फॉर दी सेम नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, यानी कि अगर हम 1 लाख लोगों का अगर हम आंकड़ा लें, मतलब प्रति 1 लाख लोगों में अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की या रूरल सेक्टर की बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 0.36 हॉस्पिटल्स हैं. ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पर हम बात कर रहे हैं. और वहीं अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, इसकी तुलना करते हैं अर्बन एरियाज के साथ या जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उनके साथ, तो वहां पर प्रति 1 लाख व्यक्ति के 3.6 हॉस्पिटल या अस्पताल हैं. The PHCs located in rural areas do not offer X-ray or blood testing facilities which for a city dweller constitutes basic health care. ठीक है, वहां पर अब अगर हॉस्पिटल्स वगैरह जो भी हैं, जितने भी हैं भी वहां पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वगैरह हैं, उनमें भी जो है वो बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है. वहां पर एक्सरे की फैसिलिटी तक नहीं है, वहां पर ब्लड टेस्टिंग वगैरह की फैसिलिटी भी नहीं है. तो ये सारी चीजें जो है वो गांवों में इनका अभाव है. उनमें से भी कुछ राज्यों की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, जैसे कि बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है. दे आर रिलेटिवली लैगिंग बिहाइंड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज. ठीक है, ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं. इन रूरल एरियाज the percentage of people who have no access to proper healthcare facilities has increased over the last few years. और पिछले कुछ सालों में यह आंकड़ा बढ़ने की बजाय जो है वो कम हो रहा है. ठीक है, मतलब कम होने की बजाय जो है वो बढ़ रहा है. कम होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या जो है वो धीमे धीमे बढ़ती जा रही है जिनको इनका फायदा नहीं मिल रहा है. दोज हु हैव नो एक्सेस. ठीक है, आगे देखिए, विलेजर्स हैव नो एक्सेस टू एनी स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर लाइक पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. ठीक है, जो विलेजर्स हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको इस तरीके की स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर नहीं मिल रही है. ठीक है, जैसे कि पीडियाट्रिक्स. पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है जो बच्चों से संबंधित बीमारियां होती हैं उसका जो इलाज है वो. गायनेकोलॉजी आप लोगों को पता है जो आपके विमेन एंड गर्ल डिजीजेज और उनकी जो इश्यूज होती हैं, मतलब जिसको बोला जाता है स्त्री रोग. ठीक है, दैट इज बेसिकली गायनेकोलॉजी. एनेस्थीसिया आप लोगों को पता ही है, जो बेसिकली एनेस्थीसिया उसमें यूज किया जाता है जब कभी अनकॉन्शियस वगैरह करना पड़ता है ड्यूरिंग योर ऑपरेशन वगैरह, तो वहां पर. और ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, यानी कि जो आपकी विमेन है जिसका चाइल्ड बर्थ हो रहा है उसको एंटी नेटल केयर देनी है, उसको पोस्ट नेटल केयर देनी है, दैट कम्स अंडर ऑब्स्टेट्रिक्स. ठीक है, even though 530 recognized medical colleges produce about 50,000 medical graduates every year, the shortage of doctors in rural areas persist. यानी कि 530 recognized medical कॉलेज हैं जिनमें से हर साल 50,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स निकलते हैं. लेकिन आज की डेट में भी हम बात करें तो रूरल एरियाज में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टरों की कमी है, जो चिकित्सकों की कमी है, वो आज भी बनी हुई है. While 1/5 of these doctor graduates leave the country for better monetary prospects, many others opt for private hospitals which are mostly located in the urban areas. ठीक है, तो अब ये जो 50,000 निकल रहे हैं इसमें से बताया जा रहा है कि कम से कम जो 20% है, यानी कि 1/5 जो है, वो सारे के सारे क्या है, वो देश को छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं क्योंकि वहां पर उनको जो पैसा वगैरह है वो अच्छा मिलता है. और काफी सारे बाकी बचे हुए जितने हैं उनमें से काफी सारे ऐसे हैं कि जो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक वगैरह खोल देते हैं, और वो भी स्पेशली कहां पर, अर्बन एरियाज में. क्योंकि देखिए, प्राइवेट क्लिनिक खोलने के पीछे जो मेन मोटिव होता है दैट इज योर गुड प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है, अब प्रॉफिट मेकिंग का मतलब है कि प्रॉफिट वहीं से होगा जहां पर लोगों के पास पैसा देने की कैपेबिलिटी होगी. अब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आप गांव में खोलते हैं तो वहां पर क्या है कि लोगों के पास, आपको पता है कि उनकी परचेजिंग पावर नहीं है, वो जो हेल्थ केयर आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो उसको परचेज नहीं कर सकते, तो वहां पर आप उन चीजों को नहीं खोल सकते. ठीक है, चलिए, तो व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस ट्रेंड, ये पूछा गया है कि इस तरीके के रीजन का, ट्रेंड के पीछे रीजन क्या है कि काफी सारे लोग बाहर चले जाते हैं और काफी सारे लोग जो है वो प्राइवेट खोल देते हैं. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग चाहें तो जवाब जरूर बताइएगा. और मैं तो कहूंगा कि जो चीजें मैं आपको यहाँ पर सवाल के फॉर्म में पूछ रहा हूं, अगर आप जवाब उसका नहीं भी बताते हैं, अगर जवाब बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम लोग चीजों को डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन अगर नहीं भी बताते हैं तो फिर भी आप उनको कम से कम अपने नोट्स में, ठीक है, जहां पर भी आप नोट्स वगैरह अगर मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा इनके बारे में कुछ 1 आध 2-3 पॉइंट्स लिख के रखिएगा. ठीक है, क्योंकि इस तरीके के सवाल जो है वो आपको, या इस तरीके के पॉइंट जो है वो आपको मेंस में आंसर लिखने में काफी काम आएंगे. मैंने स्पेसिफिकली आपको पहले ही बताया है कि ये बुक जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे देख लीजिए. वन स्टडी पॉइंट्स आउट दैट द पुअरेस्ट 20% ऑफ द इंडियंस लिविंग इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज स्पेंड
12% ऑफ देयर इनकम ऑन हेल्थ केयर। यानी कि जो 20% गरीब हैं, पुअरेस्ट, सबसे गरीब जो है, चाहे वो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं चाहे वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, वो अपनी इनकम के, अपनी आय का 12% जो है वो हेल्थ केयर में या फिर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में खर्च कर रहे हैं। लेकिन जो अमीर हैं वो सिर्फ 2% खर्च कर रहे हैं। ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन द पुअर पीपल फॉल सिक? तो इसका मतलब पहली चीज तो यहां पर यह देखने को मिल रही है कि जो और भी सुविधाएं हैं, जो बेसिक, जैसे मान लीजिए हम इसको अगर रिलेट करते हैं कि बेसिक फैसिलिटी लाइक योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। अब जो अमीर आदमी है, जो रिच है, उसके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं कि वो बीमार भी जो है उससे कम पड़ेगा। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें या अगर हम शहरी क्षेत्रों में भी बात करें, जो गरीब लोग हैं उनके पास इस तरीके के साफ पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे, और ज्यादा बीमार पड़ेंगे तो उनको अपनी इनकम का जो है वो ज्यादा हिस्सा हेल्थ केयर में खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप जो देख रहे हैं वो एक तरीके से रिलेटेड ही है। ठीक है। आगे देखिए, इसमें लिखा गया है कि क्या होगा जब कोई गरीब व्यक्ति बीमार पड़ेगा। तो Many have to sell their land or even pledge their children to afford treatment। ठीक है। उन लोगों को, काफी सारे लोगों को ऐसा होता है कि अपनी जमीन वगैरह बेचनी पड़ती है अगर कोई बीमारी गंभीर हो जाती है तो, और कुछ लोगों को अपने जो बच्चे हैं उनको भी अभाव में रखना पड़ता है, उनको जो जरूरी सुविधाएं हैं उनके अभाव में रख के तब जाके वो अपने ट्रीटमेंट को कहीं अफोर्ड कर सकते हैं। Since government run hospitals do not provide sufficient facilities, the poor are driven to private hospitals which make them indebted forever, else they opt to die। ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या यही है, यहां पर यह लिखा हुआ साफ साफ तौर पर गया है कि जो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर सुविधाएं नहीं है, वहां पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इसकी वजह से क्या है कि जो गरीब व्यक्ति भी है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ही जाना पड़ेगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पता है कि खर्चा ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, और वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, कर्जदार। या तो उनके पास एक ये ऑप्शन है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि दे ऑप्ट टू डाई, यानी कि फिर वो बिना अपना इलाज वगैरह कराए मर जाए। दो ही ऑप्शन उन लोगों के पास है, इससे ज्यादा ऑप्शन उनके पास और कोई है नहीं। यानी कि अगर गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल जो है, अगर वहां पर सुविधाएं अच्छी हो जाए, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी अच्छी हो और वहां पर सुविधाएं अगर अच्छी हो जाए, तो इस तरीके की जो समस्या है एटलीस्ट वो काफी हद तक उस पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट्स हैव बीन टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव हेल्थ केयर। ये सारी की सारी चीजें जो अब धीमे धीमे की जा रही हैं कि कुछ कुछ नए नए योजनाएं वगैरह, कुछ कुछ नए नए प्रोग्राम्स वगैरह लाए जा रहे हैं, तो इस हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव्स अब लिए जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विमेन्स हेल्थ को लेकर, नारियों के स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर। विमेन कंस्टिट्यूट अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं की है। They suffer many disadvantages as compared to men in the areas of education, participation in economic activities and healthcare। ठीक है। तो हालांकि 50% महिलाएं जो हैं, 50% आबादी का जो है वो महिलाएं हैं, लेकिन उनको काफी ज्यादा भेदभाव आप कह सकते हैं या डिसएडवांटेजेस जो है वो सफर करने पड़ते हैं, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, या फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन को लेकर बात हो, या फिर वो हेल्थ केयर को लेकर बात हो। ठीक है। जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है, जो काफी खराब हुआ है, जो 2001 में 927 था, वो 2011 की हम बात करें तो 919 रह गया है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है। यानी कि हर 100 अगर पुरुष हैं तो उनमें से महिलाएं कितनी हैं। ठीक है। तो यानी कि 927 था 2001 में, और उसके बाद जो पिछला हमारा जनगणना हुई थी, जो सेंसस हुआ था 2011 में, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और कम होकर 919 पे आ गया है। ठीक है। तो इससे क्या, ये किसकी तरफ को इशारा करता है, जो फीमेल फीटिसाइड है या जो महिला भ्रूण हत्या हो रही है, ये उसकी तरफ को इशारा करता है कि ये जो है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। ठीक है। 5% ऑफ गर्ल्स एज बिटवीन 15 to 19 आर नॉट ओनली मैरिड बट हैव ऑलरेडी बॉर्न चिल्ड्रन एटलीस्ट वंस। 15 साल से 19 साल की जो लड़कियां हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा नहीं है, लेकिन उनमें से कम ऐसे, मतलब काफी सारे ऐसे हैं, 5% ऐसे हैं कि जिनका कम से कम एक बच्चा तो हो चुका है। अब आप देख सकते हैं 15 से 19 साल की उम्र की बात हो रही है। मोर देन 50% ऑफ द मैरिड वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 years have anemia and nutritional anemia caused by iron deficiency, and this has not declined since 2005। अगर हम 50 से 49 साल यानी कि 15 से 49 साल की अगर हम एज ग्रुप को कंपेयर करें, तो वहां पर जो 50% महिलाएं हैं, 50% ऑफ द विमेन जो है मैरिड विमेन, ठीक है, उनमें क्या है कि आयरन की कमी की वजह से उनके अंदर एनीमिया है। एनीमिया बेसिकली इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द ब्लड। ठीक है।
और ये कंडीशन जो है, ये जो हालत है, ये जो हालात है, ये 2005 से सुधरे नहीं है। जो जीबीडी स्टडी बताती है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की जो स्टडी हुई है 2017 की, वो ये बताती है कि जो प्रीमेच्योर डेथ्स है ड्यू टू न्यूनेटल डिसऑर्डर स्टॉप्स इन बोथ द ईयर 2007 एंड 17 एंड दिस हैज नॉट डिक्लाइंड सिंस 2005। यानी कि जो प्रीमेच्योर डेथ हो रही है वो सबसे ज्यादा किसकी वजह से हो रही है? न्यूनेटल डिसऑर्डर्स की वजह से। यानी कि जो बच्चों के पैदा होने के टाइम पर, ठीक है, जो डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं विमेंस को, उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो प्रीमेच्योर डेथ है वो हो रही है। 2007 में भी सबसे ज्यादा उसी की वजह से हुई है, 2017 में भी सबसे ज्यादा उसी की वजह से हुई है, और ये जो स्थिति है ये 2005 के बाद से डिक्लाइन नहीं हुई है। यानी कि ये जो आंकड़ा है, ये जो वैल्यू है, ये कम नहीं हुई है। हेल्थ इज अ वाइटल पब्लिक गुड एंड अ बेसिक ह्यूमन राइट। हेल्थ जो है वो एक वाइटल पब्लिक गुड है और हम सभी लोगों का क्या है? एक बेसिक ह्यूमन राइट भी है। ऑल सिटीजन्स कैन गेट बेटर हेल्थ फैसिलिटीज इफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर डिसेंट्रलाइज्ड। अगर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को, सर्विसेज को अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तो सभी लोगों को जो है वो एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। सक्सेस इन लॉन्ग टर्म बैटल अगेंस्ट डिजीजेस डिपेंड ऑन एजुकेशन एंड एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो हम अगर बीमारियों के साथ जो लंबे समय से लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ठीक है, जो दीर्घकालीन लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनसे पार पाया जा सकता है किसके बलबूते? एजुकेशन के बलबूते, यानी कि शिक्षा के बलबूते, और हमारे एफिशिएंट अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके बलबूते। ठीक है, इट इज देयरफॉर क्रिटिकल टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड हाइजीन एंड प्रोवाइड एफिशिएंट सिस्टम्स। ये चीजें करी जानी जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टेलीकॉम का और जो आईटी सेक्टर का है उसके भी रोल को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स ऑल्सो रेस्ट ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, जो इफेक्टिवनेस है वो भी किसकी? हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की जो इफेक्टिवनेस है वो इस बात पर निर्भर करेगी प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर। द अल्टीमेट गोल शुड बी टू हेल्प पीपल मूव टुवर्ड्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेन मुद्दा, मेन जो टारगेट है, जो मेन उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि लोगों को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ को जो है वो मूव कराया जाए, उस तरफ को जाने में उनकी हेल्प की जाए। देयर इज अ शार्प डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया। अर्बन हेल्थ केयर और रूरल हेल्थ केयर के बीच में भी काफी ज्यादा जो है वो डिवाइड है। इफ वी कंटिन्यू टू इग्नोर दिस डीपनिंग डिवाइड वी रन द रिस्क ऑफ डिस्टेबलाइजिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ आवर कंट्री। तो यानी कि जो ये इनके बीच में गैप बना हुआ है, जो डिवाइड बना हुआ है, इसको कम करने की जरूरत है। अगर इसकी तरफ को ध्यान नहीं दिया गया और इस डिवाइड को, इस गैप को अगर बढ़ने दिया गया तो जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है, या आप कह सकते हैं कि जो हमारा सामाजिक आर्थिक जो आधार है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, वो अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी नीड टू बी इंटीग्रेटेड इन आवर बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों को एक बेसिक हेल्थ केयर मिले तो उसके लिए जो हेल्थ केयर है, जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सभी लोगों तक एक्सेसिबल भी होना चाहिए, यानी कि सभी लोगों की उस तक पहुंच होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, यानी कि उसमें जो सुविधाएं हैं वो इतने दाम में मिलनी चाहिए ताकि सभी लोग उसको, उसका जो फायदा है, उसका जो लाभ है वो उठा सके। ठीक है, चलिए इसके बाद कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन में जो पूरे के पूरे चैप्टर का कंक्लूजन दिया गया है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एज अ सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। In the last 7 decades of independence, India has made considerable progress in building infrastructure. Nevertheless, its distribution is uneven. ठीक है, तो काफी सारा क्या है कि प्रोग्रेस हुई तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ तो है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो आज भी कैसा है? असमान है या अनइवन है। ठीक है, मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया आर येट टू गेट गुड रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। गांवों में इन चीजों की कमी है। As India move towards modernization, the increase in demand for quality infrastructure, keeping in view their environmental impact, will have to be addressed. ठीक है, कि जैसे जैसे देश जो है वो नवीनीकरण की ओर, मॉडर्नाइजेशन की तरफ को बढ़ रहा है, तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड है, जो मांग है, वो भी बढ़ेगी, और साथ ही में उनका एनवायरमेंट के ऊपर, यानी कि पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। The reform policies by providing various concessions and incentives aim at attracting the private sector in general and foreign investors in particular। ठीक है, जो इस तरीके की पॉलिसीज है कि जिसमें क्या किया जा रहा है कि कंसेशंस वगैरह दिए जा रहे हैं, इंसेंटिव्स वगैरह दिया जा रहा है, उनका मेन टारगेट क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को यहां पर अट्रैक्ट किया जाए, और खासकर यानी कि आमतौर पर अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर को, और उसमें भी अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं, उनको यहां पर अट्रैक्ट करना
इसका मेन टारगेट है। While assessing the two infrastructure, energy and health, it is clear that there is a scope for equal access infrastructure for all। ठीक है कि हमने इस चैप्टर में दो इंफ्रास्ट्रक्चर, दो आधारिक संरचनाओं की बात करी, एक है स्वास्थ्य, दूसरा है ऊर्जा यानी कि एनर्जी एंड हेल्थ, और उससे हमें यह चीज पता लगी कि इस चीज का स्कोप है कि सभी लोगों को इक्वल एक्सेस जो है हर इंफ्रास्ट्रक्चर का मिल सकता है। इसको करने के लिए मतलब स्कोप है, लेकिन उसको करने के लिए किस तरीके से करा जाए वो चीजें एक अपने आप में मतलब उसके लिए तरीके निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज और यहां पर बता दूं कि जो हर चैप्टर में ये कंक्लूजन का पार्ट दिया गया है, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप एक तरीके से देख सकते हैं कि इस स्कोप में जो लाइंस वगैरह दी गई हैं उनको आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, अलग से याद कर सकते हैं, और इनका इस्तेमाल जो है वो आप अपने आंसर राइटिंग में मेन्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मेन्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कंक्लूजन वाला पार्ट है पूरा का पूरा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू मिल जा रहा है। ठीक है, मतलब इसमें से आप आइडिया लेके स्पेसिफिकली अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइंस नहीं भी लिखेंगे तो आप इसमें से थोड़ा आइडिया लेके कि अगर आपको मान लीजिए अपना कोई आंसर है कि हाउ टू कंक्लूड दैट, तो वो कंक्लूजन किस तरीके से करना है वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो अपना 9th चैप्टर है, सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है इस बुक का, वो स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा जरूर हो गया, मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि फिर हेल्थ को भी हम दो पार्ट में लेके चलें, तो इसलिए हमने इसको एक पार्ट में ही कंप्लीट कर लिया। समझने में थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी बहुत आसान है। चीज़ें जो है वो थोड़ा बहुत आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, और कोशिश ये भी की जाएगी कि जो चैप्टर रिविजन क्विज का कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया है वो भी हम यहाँ पर इकोनॉमी के कोर्स में भी बहुत जल्दी अप्लाई कर सकें। ठीक है, चलिए बाकी कमेंट्स वगैरह आपने जरूर करते रहिए। किसी को भी अगर कोई डाउट है, कोई फीडबैक अगर देना चाहता है तो वो भी जरूर आप लोग पूछते रहिए। और हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी भी आप लोगों के पास है, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।